सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने हमारी आधुनिक दुनिया का पूरा ढांचा तैयार किया हो। मतलब एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके दिमाग से निकली हुई तकनीक आज हमारे घरों को रोशन कर रही है, हमारे फोन चार्ज कर रही है, यहाँ तक कि वायरलेस कम्युनिकेशन की बुनियाद भी उसी ने रखी। बिल्कुल, और फिर भी उसकी आखिरी सांसें एक छोटे से होटल के कमरे में निकली है ना। सही कहा, बिल्कुल अकेला और पूरी तरह से गरीब। वही दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था जिसने उस वैज्ञानिक के आविष्कारों पर अपना थप्पा लगाया, दुनिया भर में शोहरत बटोरी और बेशुमार दौलत कमाई। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें उस बात पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। एग्जैक्टली। हमें हमेशा यही तो कहा जाता है कि कड़ी मेहनत करो, खून पसीना बहाओ और सफलता मिल जाएगी। पर दुनिया का असली ढांचा क्या वाकई इस आदर्शवादी सोच पर चलता है? मैं आज यही सोच रहा था। अगर हकीकत को ध्यान से देखें तो सफलता और पावर के नियम उन किताबी बातों से बहुत अलग काम करते हैं। कड़ी मेहनत अपनी जगह जरूरी है, लेकिन शक्ति का खेल सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं जीता जाता। हाँ, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात ईंट पत्थर उठाते हैं, पर महल के बाहर संगमरमर की पट्टी पर उनका नाम कभी नहीं लिखा जाता। नाम उस व्यक्ति का होता है जो शायद उस पूरे प्रोजेक्ट में फिजिकली एक दिन भी ना थका हो। सही बात है। और आज जिन स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं उनका मुख्य विषय एक ऐसी ही कड़वी पर सटीक सच्चाई के इर्द गिर्द घूमता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का यानी इस डीप डाइव का मुख्य बिंदु एक खास नियम है। नियम ये कहता है कि काम दूसरों से करवाएं, लेकिन श्रेय यानी क्रेडिट हमेशा खुद लें। सुनने में ये थोड़ा विवादास्पद या छल कपट से भरा लग सकता है, बहुत कंट्रोवर्शियल लगता है। लेकिन यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हमारा इरादा किसी गलत काम को सही ठहराना नहीं है, न ही किसी का पक्ष लेना है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इन स्रोत में दी गई साइकोलॉजी और इन पावर डायनामिक्स को निष्पक्ष रूप से समझना है। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मेहनत के बावजूद लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। हाँ, और बिना किसी भारी टेक्निकल शब्दों के हम इस खेल को आसान बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो इस नियम को गहराई से समझने के लिए स्रोत हमें वापस उसी दर्दनाक उदाहरण पर ले जाते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, टेस्ला और एडिसन। इन दोनों का रिश्ता इस बात का सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। मैं बताती हूँ कैसे। ये दिखाता है कि सारी मेहनत खुद करने का और क्रेडिट को महत्व ना देने का आखिर में क्या अंजाम होता है। 1883 की बात है। टेस्ला एक बेहद शानदार जीनियस थे, पर उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो यूरोप से अमेरिका आए थे, राइट? हाँ, और वो एडिसन की कंपनी में काम मांगने गए। एडिसन ने उन्हें तुरंत हायर कर लिया। अब टेस्ला का काम था एडिसन के बनाए गए पुराने साधारण डायनेमोस को ठीक करना और उन्हें बेहतर बनाना। और टेस्ला ने तो अपने इस काम को एक जुनून की तरह लिया था। उन्होंने दिन में 18 घंटे लगातार बिना किसी छुट्टी के काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, पर इस मेहनत के पीछे एक बहुत बड़ा वादा भी तो था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि एडिसन ने टेस्ला को लालच दिया था कि अगर वो इन डायनामोस को पूरी तरह से प्रभावी बना देंगे तो उन्हें $50,000 का इनाम मिलेगा, जो कि उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी। तो टेस्ला जैसा इंसान जो सिर्फ अपनी साइंस से प्यार करता था, उसने अपनी पूरी जान लगा दी। सिर्फ 1 साल के छोटे से वक्त में उसने एडिसन के डायनामोस को पूरी तरह से रीडिजाइन कर दिया, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स लगा दिए। और जब काम खत्म हुआ और टेस्ला ने खुशी खुशी एडिसन से अपने पैसे मांगे, तो पता है एडिसन का जवाब क्या था? क्या कहा उसने? एडिसन ने पैसे देने से मना कर दिया और हंसते हुए कहा कि टेस्ला, तुम हमारा अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते। वेट, सीरियसली? अमेरिकन ह्यूमर बोल के टाल दिया? ये तो पूरी तरह से शोषण है यार। कोई भी आम इंसान ऐसी जगह पर टूट जाएगा। सही कहा। और यहीं पर दोनों के मानसिक स्तर का बड़ा अंतर समझ आता है। एडिसन ने टेस्ला के इन्वेंशन का फायदा भी उठाया, कंपनी का मुनाफा बढ़ाया और सारा क्रेडिट भी अपने नाम रखा। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती, अभी और भी बाकी है। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर दोनों में बहुत बड़ा टकराव हुआ। टेस्ला का मानना था कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम भविष्य है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता था। और एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी सिस्टम पर अड़े हुए थे। एग्जैक्टली। एडिसन जानते थे कि टेस्ला का सिस्टम बेहतर है, पर उन्होंने टेस्ला को दबाने की, उसकी रेपुटेशन खराब करने की हर कोशिश की। उन्होंने पब्लिक में दिखाने के लिए जानवरों तक को इलेक्ट्रोक्यूट किया
ताकि लोग एसी सिस्टम से डरें। रुकिए, तो अगर टेस्ला का सिस्टम इतना बेहतर था तो आखिर में उन्हें उसका फायदा क्यों नहीं मिला? स्रोत बताता है कि टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम के एक बिजनेसमैन के साथ हाथ मिलाया था, जिसने उनकी रिसर्च को फंड किया। तो वहां से तो टेस्ला को अमीर और ताकतवर हो जाना चाहिए था। यहीं पर एक और बड़ा धोखा होता है उनके साथ। एसी सिस्टम कामयाब हुआ और ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया, पर पावर पॉलिटिक्स देखिए यहाँ। जब तक एसी सिस्टम आम जनता तक पहुंचा, दूसरे वैज्ञानिकों ने आकर दावा कर दिया कि उन्होंने भी ऐसी ही खोज की थी। तो टेस्ला का नाम बैकग्राउंड में चला गया। हाँ, और फिर जब वेस्टिंगहाउस की कंपनी पर फाइनेंशियल दबाव आया और जे पियरपॉन मॉर्गन ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को एक भावनात्मक यानी इमोशनल ट्रैप में फंसा लिया। इमोशनल ट्रैप कैसे? उन्होंने टेस्ला से कहा कि अगर वो अपनी रॉयल्टी मांगेंगे तो कंपनी डूब जाएगी और उनका एसी सिस्टम कभी दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। तो टेस्ला ने अपनी $12 मिलियन की रॉयल्टी सिर्फ $2,16,000 में बेच दी। ओह वाओ, ये सच में हैरान करने वाली बात है। 12 मिलियन की जगह सिर्फ 2 लाख। और रेडियो के आविष्कार का क्या? दुनिया गुग्लिएल्मो मार्कोनी को रेडियो का पिता मानती है। वहां भी यही हुआ। स्रोत एक और बड़ा खुलासा करते हैं। मार्कोनी ने जो ऐतिहासिक सिग्नल इंग्लिश चैनल के पार भेजा था, उसमें उन्होंने उस पेटेंट का इस्तेमाल किया था जो टेस्ला ने बहुत पहले बनाया था। मतलब टेस्ला ने इंडक्शन मोटर से लेकर एसी पावर सिस्टम तक सब बनाया, पर उनका नाम कभी उन आविष्कारों के सिनोनिम के रूप में नहीं जुड़ा। सही बात है। इसीलिए 1917 में जब उन्होंने एडिसन मेडल लेने से इनकार किया तो उनकी बढ़ास बिल्कुल जायज थी। उनका कहना था कि संस्था उनकी बॉडी पर मेडल लगाकर 1 घंटे के लिए सजाएगी, पर उनके दिमाग और आविष्कारों को भूखा मरने देगी। ये पूरा घटनाक्रम सुनकर एक अजीब सी फीलिंग आती है। इन सब के पीछे की साइकोलॉजी क्या है आखिर? देखिए, इस साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आदर्शवादी सोच थी। उन्हें लगता था कि उनका काम, उनकी साइंस इतनी प्योर है कि उसको किसी मार्केटिंग या पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता था सच्चा काम खुद बोलता है ना? बिल्कुल। उन्होंने क्रेडिट को कभी महत्व दिया ही नहीं। वो सब कुछ अपने हाथ से अकेले करना चाहते थे, जबकि एडिसन उनके बिल्कुल उलट थे। वो कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक या मैथमेटिशियन नहीं थे, पर वो एक कमाल के बिजनेसमैन थे। एडिसन को पता था कि अगर उन्हें मैथ नहीं आती तो वो मैथ के किसी जीनियस को हायर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आविष्कार करने से भी बड़ा खेल है उस आविष्कार को दुनिया के सामने पेश करके उसका पूरा श्रेय लेना। एडिसन ये खेल समझते थे। मुझे इस पर थोड़ा डाउट है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई इंसान चाहे कितनी भी सच्ची मेहनत कर ले, अगर वो मार्केटिंग नहीं जानता या क्रेडिट लेना नहीं जानता तो वो हमेशा पीछे रहेगा? मुझे लगता है स्रोत का इशारा इसी तरफ है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर डेवलपर दिन रात जागकर महीनों की मेहनत के बाद एक लाजवाब ऐप बनाए, हर एक छोटी से छोटी कोडिंग डिटेल को परफेक्ट करे, और जब लॉन्च का दिन आए तो कंपनी का मार्केटिंग हेड और सीईओ स्टेज पर आकर सारा क्रेडिट और बोनस अपनी जेब में डाल ले, और वो कोडर वहीं अपनी डेस्क पर बैठा रह जाए। हाँ, क्या इस कॉर्पोरेट दुनिया में भी सच्ची मेहनत की अकेले कोई कीमत नहीं है? सच्चाई यही है, सच्ची मेहनत एक आधार जरूर है, पर पावर की दुनिया एक जंगल की तरह है। यहाँ नियम बिल्कुल अलग है। स्रोत इस जंगल के नियमों को बहुत गहराई से समझाते हैं। जंगल का नियम थोड़ा खुलकर बताएं। यहाँ कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जिन्हें गिद्ध यानी वल्चर की तरह बताया गया है। गिद्ध की आदत क्या होती है? वो आसमान में आराम से मंडराता रहता है। वो जमीन पर खुद शिकार करने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता, राइट? सही कहा। वो जानवरों के पीछे नहीं भागता, वो बस इंतजार करता है, और जब कोई और जानवर मेहनत करके शिकार कर लेता है तो गिद्ध आकर उस शिकार पर अपना हिस्सा ले लेता है। इंसानी दुनिया में भी शक्ति का ढांचा कुछ इसी तरह काम करता है। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अप्रोच दिखती हैं। एक तरफ बाल्बोआ का उदाहरण दिया गया है स्रोत में, वास्को नूनियस दे बाल्बोआ, 16वीं शताब्दी का एक एक्सप्लोरर जिसे एल डोराडो यानी सोने के शहर को खोजने का जुनून था। हाँ, और उसने क्या कुछ नहीं सहा, जंगल, बीमारियां, मौत का डर, और आखिर में उसने पेरू में इनकन साम्राज्य का पता लगाया जहाँ बेशुमार खजाना था। पर उसने गिद्ध वाले नियम को नहीं समझा। बाल्बोआ को लगा कि उसने मेहनत की है तो खजाना उसका होगा, जो कि एक बहुत ही नेचुरल सोच है किसी भी मेहनत करने वाले इंसान की। लेकिन उसकी अपनी ही आर्मी के एक चालाक सोल्जर फ्रांसिस्को पिज़ारो ने क्या किया? पिज़ारो ने बाल्बोआ को धोखे से देशद्रोह के आरोप में फंसाकर मरवा दिया और सारा खजाना खुद ले लिया।
मतलब पिज़ारो ने बाल्बोआ की सारी मेहनत, उसकी सारी फिजिकल तकलीफों को बाईपास कर दिया और सीधा नतीजा हासिल कर लिया। और इसके ठीक उलट एक मशहूर पेंटर पीटर पॉल रूबेंस की कहानी है ना। हाँ, रूबेंस ने इस जंगल के नियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अपने करियर के पीक पर रूबेंस को पूरे यूरोप से इतनी पेंटिंग्स बनाने की रिक्वेस्ट आती थी कि कोई एक इंसान उन्हें जिंदगी भर में भी पूरा नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया? रूबेंस ने किसी और को न बताते हुए अपने स्टूडियो को एक फैक्ट्री की तरह सेटअप कर लिया। उन्होंने दर्जनों युवा और शानदार पेंटर्स को हायर किया। उनका एक क्लियर सिस्टम था। कोई पेंटर सिर्फ कपड़े पेंट करने में एक्सपर्ट था, कोई बैकग्राउंड बनाने में, तो कोई पेड़ पौधे बनाने में। ओ, एक पूरी असेंबली लाइन बना दी पेंटिंग की। बिल्कुल, हर पेंटिंग का 85 से 90% काम ये असिस्टेंट्स करते थे। लेकिन इस पर मेरा एक सवाल है, क्या उन दर्जनों असिस्टेंट्स को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उनका शोषण हो रहा है? उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? और रूबेंस के क्लाइंट्स को कभी शक क्यों नहीं हुआ कि एक आदमी इतना काम कैसे कर रहा है? यही तो रूबेंस की असली जीनियस थी। वो असिस्टेंट्स उसके खिलाफ इसलिए नहीं गए क्योंकि रूबेंस ने उन्हें एक बना बनाया सिस्टम और एक ब्रांड दिया था। उन्हें पता था कि बिना रूबेंस के नाम के उनकी अकेले की पेंटिंग्स इतनी महंगी नहीं बिकेंगी। उन्हें सेफ्टी और पैसा मिल रहा था। सही पकड़ा। और जहाँ तक क्लाइंट्स की बात है, रूबेंस एक बहुत बड़े शोमैन थे। जब भी कोई बड़ा और अमीर क्लाइंट उनके स्टूडियो में पेंटिंग देखने आता था, तो रूबेंस सुबह ही अपने सभी असिस्टेंट्स को छुट्टी पर भेज देते थे। अच्छा, यानी क्लाइंट के आने से पहले पूरा सेट क्लियर? हाँ, और जब क्लाइंट उनकी बालकनी से झांकता तो वो देखता कि रूबेंस अकेले पूरी ऊर्जा के साथ कैनवस पर पेंट कर रहे हैं। रूबेंस उनकी आंखों के सामने ऐसी तेजी दिखाते कि क्लाइंट हैरान रह जाता। उन्हें लगता कि रूबेंस के अंदर कोई जादुई शक्ति है जो अकेले ही ऐसी महान आर्ट प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जैक्टली, एक गॉड लाइक ऑरा बना लिया था उन्होंने अपना। ये तो वैसा ही हो गया जैसे आजकल किसी महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट का मास्टर शेफ करता है। किचन के अंदर 20 और लोग हैं जो प्याज काट रहे हैं, ग्रेवी उबाल रहे हैं, घंटों तक आग के सामने खड़े हैं। हाँ, और सारी प्रेप्स वही करते हैं। पर जब डिश पूरी तरह तैयार हो जाती है तो वो मास्टर शेफ अपनी आलीशान व्हाइट यूनिफॉर्म में आता है, उस डिश के ऊपर गार्निश करता है, अपना सिग्नेचर टच देता है, और जब डाइनिंग हॉल में जाता है तो सारी तालियां और वाहवाही उस अकेले को मिलती है। रूबेंस ने भी यही किया। मेहनत दूसरों ने की, पर मास्टरपीस रूबेंस का कहलाया। इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। चीन के एक पुराने दार्शनिक वैंग लियांग के रथ की कहानी इस बात को और साफ करती है। वो रथ वाली कहानी शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग है ना? उनका मानना था कि एक व्यक्ति अकेले कितना बड़ा महारथी क्यों ना हो, अगर उसके रथ से घोड़े निकाल दिए जाएं और पहिए हटा दिए जाएं, तो वो पैदल दौड़कर किसी तेज जानवर का शिकार नहीं कर सकता। यानी एक लीडर को दूसरों का पैरों और दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। बिल्कुल। और अगर ऊर्जा बचाने की बात करें तो स्रोत में मौजूद कछुए और हाथी की पुरानी फेबल से बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ, वो रस्साकशी वाली कहानी, टग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं। सही। स्रोत के अनुसार एक छोटे से कछुए ने एक दिन हाथी को चुनौती दे दी कि वो ताकत में उसके बराबर है। हाथी को बहुत हंसी आई इस बात पर। फिर कछुए ने क्या किया? फिर उस कछुए ने नदी के पास एक हिप्पोपोटामस को देखा और उससे भी वही बात कही। कछुए ने एक लंबा रस्सा लिया, एक छोर हिप्पो के गले में डाला और कहा, जब मैं आवाज लगाऊं तो तुम पूरी ताकत से खींचना। और दूसरा छोर हाथी के पास ले गया होगा। सही कहा। दूसरा छोर ले जाकर उसने हाथी को पकड़ा दिया और वही बात दोहराई। फिर कछुए ने बीच में जाकर आवाज लगाई। हाथी और हिप्पो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर रस्सा खींचना शुरू कर दिए। दोनों को लग रहा था कि वो उस छोटे से कछुए को खींच रहे हैं, पर असल में वो एक दूसरे की ताकत को काट रहे थे। और कछुआ क्या कर रहा था? वो आराम से बैठ के देख रहा था उनका तमाशा। इस कहानी का मूल तत्व बहुत क्लियर है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन, अपनी ऊर्जा को बचाना। चीज अकेले करने बैठ जाए, इन्वेंशन भी खुद करे, मार्केटिंग भी खुद करे, सेल्स भी खुद करे, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा और बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। टेस्ला यही गलती कर बैठे थे। हाँ, गिद्ध की तरह समय आने पर अपनी ऊर्जा बचाना और दूसरों की मेहनत का सही इस्तेमाल करना एक आर्ट है। जो लोग इस आर्ट को समझ लेते हैं वो अपने फील्ड में बहुत आगे निकल जाते हैं और उनकी छवि एक असाधारण क्षमता वाले इंसान की बन जाती है। पर देखिए, अब तक हमने सिर्फ उन लोगों के बारे में बात की है जो हमारे आसपास हैं, हमारी टीम, हमारे असिस्टेंट्स या लिविंग लोग। लेकिन स्रोत एक ऐसे खजाने की तरफ भी इशारा करते हैं जो और भी बड़ा है और जिसका इस्तेमाल करने में कोई एथिकल प्रॉब्लम भी नहीं आती, राइट? एग्जैक्टली।
वो है बीता हुआ कल, यानी पास्ट। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनका ज्ञान, उनकी सदियों की गई मेहनत, उसका फायदा कैसे उठाया जाए? मैं बताती हूँ, ये इस नियम का सबसे प्रभावी हिस्सा है। आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक ने खुद इस बात को स्वीकारा था। उन्होंने कहा था कि उनकी महानता का कारण ये है कि वो जायंट्स के कंधों पर खड़े थे, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। इसका मतलब ये था कि न्यूटन ने आकर सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया। उन्होंने कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर की गई बरसों की मेहनत और उनके डेटा को उठाया और उसके ऊपर अपना छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया। सही कहा। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि पहिए को बार-बार आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ साइंस ही नहीं, लिटरेचर और आर्ट्स में भी यही नियम चलता है। दुनिया शेक्सपियर को सबसे बड़ा नाटककार मानती है, पर स्रोत यहाँ एक बड़ा फैक्ट बताते हैं कि शेक्सपियर के सबसे बेहतरीन नाटक, उनकी कहानियां और यहाँ तक कि उनके कुछ सबसे जोरदार डायलॉग्स असल में प्लूटार्क नाम के एक प्राचीन लेखक की किताबों से लिए गए थे। वेट, शेक्सपियर ने कॉपी किया था? एक तरह से हाँ। शेक्सपियर को पता था कि प्लूटार्क ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में पूरी जिंदगी लगा दी थी, तो बजाय इसके कि वो नए सिरे से कैरेक्टर स्टडी करते, उन्होंने सीधा प्लूटार्क का ज्ञान उठाया और अपने नाटकों में फिट कर दिया। आज की नेताओं की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। मंच पर खड़ा होकर जब एक नेता प्रभावशाली भाषण देता है और जनता तालियां बजाती है, तो क्या वो भाषण उस नेता ने खुद लिखा होता है? नहीं, पर्दे के पीछे स्पीच राइटर्स की एक पूरी टीम होती है। बिल्कुल, जिन्होंने इतिहास, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स पढ़कर वो लाइनें लिखी होती हैं। पर श्रेय यानी क्रेडिट सिर्फ उस अकेले नेता को मिलता है। इसी संदर्भ में बिस्मार्क, जो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, उनका एक कोट स्रोत में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा था, बेवकूफ अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से सीखना पसंद करता हूँ। ये लाइन सच में इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। हर गलती खुद करके देखना एक बहुत भारी कीमत मांगता है। हाँ, बाल्थासार ग्राशियन का भी यही मानना था। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के पिछले ज्ञान को पढ़कर उसको अपना ले, तो जब वो पब्लिक में बोलता है तो लोग उसकी डेप्थ से हैरान रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की एक ऑरेकल या देवता जैसी छवि बन जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस अकेले इंसान में सदियों का ज्ञान समाया हुआ है। सही बात है। अगर मैं इसको आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़ूं, तो ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा लगता है। जब कोई डेवलपर एक नया ऐप बनाता है, तो वो हर कोड को बेसिक से नहीं लिखता, वो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करता है। जो कोड किसी और ने सालों पहले बनाकर फ्री में छोड़ दिया था, वो उसे उठा लेते हैं। हाँ, और उसे अपने प्रोजेक्ट में जोड़कर एक नया बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें उसने अपनी पूरी एनर्जी बचा ली और पिछले लोगों की मेहनत का पूरा फायदा उठाया। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक अजीब सा असमंजस यानी कॉन्ट्रडिक्शन आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर क्रेडिट लेना इतना ही जरूरी और फायदेमंद है, तो क्या हर जगह, हर स्थिति में खुद आगे आकर सारा श्रेय लेना चाहिए? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और यहीं पर स्रोत इस नियम का एक रिवर्सल पेश करते हैं, यानी एक बिल्कुल उलट स्थिति। हर जगह क्रेडिट लेना समझदारी नहीं है। अच्छा, तो कब नहीं लेना चाहिए क्रेडिट? इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आपकी खुद की पावर पोजीशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति हायरार्की में अभी नीचे है, किसी बॉस या मास्टर के अंडर काम कर रहा है, और वो अचानक से किसी बड़े काम का सारा क्रेडिट खुद लेने लगे, तो पता है क्या होगा? लोग उसे खतरा मानने लगेंगे। बिल्कुल, लोग उसे लालच से भरा और अपने बॉस के लिए सीधा खतरा समझने लगेंगे। ऐसे हालात में समझदारी इसमें होती है कि आदमी पर्दे के पीछे रहे। इस पर स्रोत ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चाइना यात्रा का बहुत दिलचस्प केस स्टडी दिया है ना? हाँ, 1970s में निक्सन की चाइना यात्रा एक ऐतिहासिक कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक जीत थी। लेकिन हकीकत ये थी कि इस यात्रा को सफल बनाने के पीछे सारा दिमाग और मेहनत हेनरी किसिंजर की थी। किसिंजर ने दिन रात एक करके ग्राउंड वर्क किया था, पर जब क्रेडिट लेने का वक्त आया तो किसिंजर चुपचाप पीछे हट गए और उन्होंने सारा का सारा श्रेय निक्सन को लेने दिया। अब यहाँ एक आम इंसान सोचेगा कि किसिंजर ने कितनी बड़ी गलती की। सच्ची बताऊं तो मुझे भी यही लग रहा है। क्या ये किसिंजर की कमजोरी नहीं दिखाता? आज के जमाने में जहाँ लिंक्डइन पर लोग छोटी से छोटी अचीवमेंट का क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं, वहाँ इतना बड़ा श्रेय छोड़ देना तो बेवकूफी लगती है। अगर सरफेस लेवल पे देखें तो वैसा ही लगता है, पर असली पावर पॉलिटिक्स में ये किसिंजर का एक मास्टर स्ट्रोक था। निक्सन के बारे में ये सब जानते थे कि वो बहुत इनसिक्योर थे। ओह, उनका बॉस इनसिक्योर था? हाँ, और किसिंजर समझते थे
कि एक इनसिक्योर मास्टर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। अगर किसिंजर उस वक्त मीडिया के सामने आकर खुद तारीफ बटोरने लगते तो निक्सन उन्हें अपना राइवल, अपना दुश्मन मानने लगते और शायद किसिंजर को बाहर निकाल देते। तो किसिंजर ने पूरे माहौल को रीड किया अच्छे से। बिल्कुल, उन्हें पता था कि कुछ सालों में जब इतिहासकार किताबें लिखेंगे तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी कि असली दिमाग किसका था। लेकिन उस पल में उन्होंने अपनी पोजीशन सुरक्षित करने के लिए अपने बॉस को पूरी लाइमलाइट दे दी। ये पॉइंट सच में काफी कॉम्प्लेक्स और डीप है। यानी कि अगर कोई जूनियर एम्प्लॉय किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है और वो कोई बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाता है, तो उसे आते ही मैनेजमेंट के सामने ये दावा नहीं करना चाहिए कि ये सब उसने अकेले किया है। सही पकड़ा। अगर वो अपने मैनेजर को ओवरशैडो करेगा, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो अगले ही दिन मैनेजर उसका जीना मुश्किल कर देगा। तो किसिंजर ने जो किया वो दरअसल अपने से ऊपर वालों को सिक्योर फील करवाना था। ऊपर वालों को तारीफ दी और नीचे वालों का काम खुद इस्तेमाल किया। ये शक्ति का सच में बहुत ही चतुर खेल है। असली शक्ति का राज ही यही है। वो लोग ज्यादा लंबा और सफल खेल खेलते हैं जो ये जानते हैं कि कब स्टेज के बीचों बीच आकर रोशनी में खड़ा होना है और कब अंधेरे में रहकर शतरंज की चालें चलनी है। टेस्ला को ये समझ नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह जलकर राख हो गए। और रूबिन्स ने स्टेज को अपने हिसाब से सेट किया और किसिंजर ने अपने एनवायरनमेंट के खतरों को पहचान कर अपनी चाल चली। किसी भी सुनने वाले के लिए इन कहानियों का व्यावहारिक महत्व यही निकलता है कि हर चीज खुद करने की जिद में इंसान अपना सबसे बड़ा नुकसान करता है। समय और ऊर्जा को बचाना और उन्हें सही जगह निवेश करना, यही सफलता की असली साइंस है। दूसरों की मदद लेना, पुरानी पीढ़ियों के ज्ञान को अपनाना, ये चोरी नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य बनाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मेहनत का महत्व अपनी जगह है, पर इस बात की समझ होना कि उस मेहनत के आगे नाम कैसे आएगा और दूसरों के टाइम का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल होगा, यही पावर का असली नियम है। बिल्कुल सही समरी है ये। और आखिर में इन सब बातों को सुनने के बाद दिमाग में एक बड़ा ही अजीब और विचार उत्तेजक सवाल उभरता है। आज के इस आधुनिक दौर को देखिए, जहां इंटरनेट और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर का ज्ञान और आइडियाज सेकंड्स में जोड़कर हमारे सामने रख देते हैं। ऐसे वक्त में क्या ओरिजिनलिटी यानी बिल्कुल शून्य से कुछ अपना नया बनाने का कोई वजूद रह भी गया है? ये वाकई एक बहुत ही डीप सवाल है सोचने के लिए, जो इस एआई की ताकत को सही क्रेडिट के साथ इस्तेमाल करना सीख जाए।